केजरीवाल जी, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि 4 साढ़े 4 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। और मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह का क्रांतिकारी काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों के, अस्पताल के, बिजली के और पानी के, कम से कम 4 क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी काम हुआ है, 70 साल के भारत के इतिहास में किसी राज्य की सरकार में ऐसा क्रांतिकारी काम आज तक कभी नहीं हुआ। लोग बहुत खुश हैं दिल्ली के। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मनोज तिवारी ने कहा कि गरीबों को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की थी, आपने उसको लागू नहीं होने दिया। उसकी वजह से 1 साल में 3623 बेघर लोगों की मौत हुई। नहीं, गलत है। ऐसी कोई प्रधानमंत्री की योजना नहीं है जिसमें बेघरों को घर दिए जा सके। वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो योजना है और हमारी जो योजना है, उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस। हमने भी, दिल्ली सरकार की भी एक योजना है झुग्गी वालों को मकान देने की, जो झुग्गी में रहते हैं उन लोगों को मकान देने की। उनकी भी योजना है उन लोगों को मकान देने की। हमारी योजना के तहत जो इनिशियल अमाउंट पे करना होता है वो बहुत कम है, वो लोग जो पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये कहा था कि अगर आप इस पैसे को कम कर दें तो हम आपकी योजना लागू कर देंगे। वो तैयार नहीं हुए, तो फिर हम लोगों ने अपनी योजना लागू कर दी। आप कह रहे हैं योजना नहीं है, लेकिन ये योजना की पूरी डिटेल तो उन्होंने दी हुई है। ये एक फॉर्म भी है, ये झुग्गियों में बांट रहे हैं। वहां मकान, तो जहां झुग्गी वहां मकान ना, बेघरों का नहीं है, दोनों अलग है। होमलेस का नहीं है। होमलेस के लिए नाइट शेल्टर होते हैं। नाइट शेल्टर्स हम लोगों ने बहुत बनवाए हैं। हमारी सरकार बनने के पहले शायद 70 या 80 नाइट शेल्टर थे, अब 300 या 400 के करीब नाइट शेल्टर हो गए हैं। तो आज आपको याद होगा रजत जी, जब हमारे पहले हर साल सर्दियों के महीने में कोर्ट कितना डांटा करती थी दिल्ली सरकार को, कितने लोगों की सड़क के ऊपर सोने से मौत होती थी। पिछले 3-4 साल से आपने एक भी मौत नहीं सुनी है। कोई कोर्ट की फटकार नहीं लगती है। उल्टे कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस हमारे नाइट शेल्टर्स देखने के लिए आए थे और उन्होंने खूब तारीफ की है कि नाइट शेल्टर्स के अंदर ये बेघर लोग वो हैं जिनके वोट भी नहीं होते। हम वोट बैंक के लिए काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए जितना शानदार अरेंजमेंट हमने नाइट शेल्टर्स के अंदर किया है उसकी सब तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट हर साल मीडिया भी जाके उसके अंदर देख के आता। दूसरा, ये जो झुग्गी वाला है, ये हम लोगों ने भी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना है, उनकी भी है। फ़र्क इतना है कि जो इनिशियल अमाउंट अपफ्रंट देना होता है वो उनका ज़्यादा, बहुत, हमारा कम है। हमने कहा इसको कम कर दो, हम लागू कर देंगे। नहीं, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, गैर कानूनी कॉलोनियां हैं, जिनको मालिकाना हक देना था, कच्ची कॉलोनियां, हाँ, तो 2 साल से केजरीवाल जी से उनके नक्शे मांगते रहे, कहाँ ये कॉलोनियां हैं, वो नहीं दिए। हाँ, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं आज क्लियर कर देता हूँ। कच्ची कॉलोनियों में 2 किस्म की डिमांड है लोगों की। एक है कि वहाँ पे उनके काम किए जाएं, गली, नाली, सड़क, सीवर, पानी की पाइपलाइन, ये 5 काम होने हैं वहाँ पे। 70 साल में इनका कहीं, कच्ची कॉलोनी के अंदर बिल्कुल नरक की जिंदगी होती थी। सड़कें कभी बनी नहीं, गली कभी बनी नहीं, पानी की निकासी नहीं है, बारिशों के दिनों में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जितनी सरकारें आई सब कहती थी, या तो कहती थी फंड नहीं है, या कहती थी कानून अलाउ नहीं करता। हमने आने के तुरंत बाद कच्ची कॉलोनियों में काम कराने चालू किए। 1797 में से 1281 कॉलोनियों में मैंने सड़कें बनवा दी, नाली बनवा दी, गली बनवा दी, पानी की पाइपलाइन डलवा दी और सीवर की पाइपलाइन डलवा दी। ये 5 काम 1281 कॉलोनियों में कंप्लीट हो गए। अब इनके रेगुलराइजेशन का मामला है। हमारी सरकार ने आते ही 12 नवंबर 2015 को कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि इनको पक्का किया जाए। केंद्र सरकार 12 नवंबर 2015 से आज तक बैठी हुई थी, चुनाव का इंतजार कर रही थी। जैसे पहले कांग्रेस हर चुनाव के पहले वादे करती थी, अब इन्होंने भी चुनाव के पहले आके इन्होंने कहना चालू कर दिया, अब हम पक्का कर रहे हैं, अब हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। आपको पता है, कह रहे हैं 40 लाख लोगों को फायदा होगा। 40 लाख लोगों में से अभी तक कितने लोगों को इन्होंने रजिस्ट्री दी है? 20 लोगों को। और वो भी रजिस्ट्री, थोड़ा सुन लीजिए, 20 लोगों को रजिस्ट्री दी है, वो फर्जी रजिस्ट्री है। फर्जी कैसे है? खेती की जमीन के ऊपर मकान की रजिस्ट्री दे दी। अब कोई कल सरफिरा कोर्ट में चला गया तो उनका मकान भी सील हो जाएगा जिनको रजिस्ट्री दी है, वो भी बेचारे मर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अगर वक्त पर हमें नक्शे दे देते। हाँ, नक्शे का भी मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं हमने सैटेलाइट के नक्शे हमारे हैं। जब 12 नवंबर को हमने उनको भेजा था प्रस्ताव 2015 में, हमने सारे सैटेलाइट के नक्शे भेजे इनको। GSDL के सारे नक्शे हमारे हैं।
वो सैटेलाइट के नक्शे ये कहते हैं नहीं, सैटेलाइट के नक्शे मंजूर नहीं है, आप फिजिकल पैमाइश कीजिए, फिजिकल नाप के फिर भेजिए। अब 1797 कॉलोनी को फिजिकल नापने में टाइम लगता है, उसमें फिर हमने नापना चालू किया, उसमें टाइम। अब ये कह रहे हैं नहीं सैटेलाइट के नक्शे से ही काम चल जाएगा, तो यार 4 साल पहले ही कर लेते। देखिए, ये तो एक पत्र मनोज तिवारी ने लोगों को लिखा है, उसमें लिखा कि 40,000 घर बनाने का काम शुरू हो गया है और ऐसे 2 लाख घर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जहां झुग्गी वहां मकान, और उस मकान में गैस भी होगी, बिजली भी होगी, पानी भी होगा। ये कहां चालू किया इन्होंने, ये दिखा दें। एक मकान नहीं बना रहे, ये एक मकान, सब झूठ। मेरे को ले चलें कल मनोज तिवारी कि कहां मकान बना रहे हैं। एक योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत। हाँ, अब ये इल्जाम है कि दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों को आपने आयुष्मान भारत का फायदा नहीं लेने दिया। आज आपके चैनल पे डिसाइड हो जाएगा कि आयुष्मान भारत लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे तो लागू कर देंगे, आप कहेंगे मत करो तो नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, उस स्वास्थ्य योजना के तहत दिल्ली के सारे लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में, सारे मोहल्ला क्लिनिक में और सारे पॉलीक्लिनिक्स में सारा इलाज मुफ्त है उनका। दवाइयाँ भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, सर्जरी भी मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। चाहे 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, चाहे 20 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सब कुछ मुफ्त कर दिया हमने, अमीरों का भी गरीबों का भी। ये दिल्ली सरकार की योजना है। अब केंद्र सरकार एक योजना लाई है, वो कहती है हम इंश्योरेंस देंगे, एक परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अगर आपका 6 लाख रुपए का बिल आया, पूरे परिवार का, किसी का भी 6 लाख का बिल आया, तो आपका रिम्बर्स नहीं होगा। और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सबको नहीं मिलेगा। जिसके पास स्कूटर है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसको नहीं मिलेगा, जिसके घर में फ्रिज है उसको नहीं मिलेगा, जिसकी पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपए से ऊपर है उसको नहीं मिलेगा। कोई बचा हो तो बता दो। मैंने आज तक के फिगर्स निकाले, अभी थोड़ी देर पहले तक के। ई कार्ड्स इशू किए गए हैं 12 करोड़ 1,95,000 लोगों को। 31 जनवरी तक ई कार्ड आयुष्मान भारत के इस्तेमाल किए गए, यूज किए गए हैं, इशू किए गए। 21,214 हॉस्पिटल्स हैं जो एम्पेनल्ड हैं, जिनमें इलाज हो सकता है 5 लाख तक का। और आज शाम तक 62,97,000 पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा चुका है और इसके ऊपर सरकार 9,205 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अब इसका मैं आपको असलियत, तो इसका मतलब स्कीम में कुछ तो है। अब मैं बताता हूँ, इस सारे फिगर्स की असलियत बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत लागू है, वो सारे इलाज कराने दिल्ली आते हैं। हरियाणा में आयुष्मान भारत लागू है, वो सारे इलाज कराने दिल्ली आते हैं। तो ये तो लोग इस कौन है जो योजना, इसमें इलाज करा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, इस आयोजना में कार्ड मिलता है, इलाज नहीं मिलता। इलाज कराने के लिए आपको अस्पताल खोलने पड़ेंगे देश के अंदर, आपको क्लिनिक्स खोलने पड़ेंगे। ये जो फिगर है, आयुष्मान भारत 21,214 हॉस्पिटल्स हैं इसमें एम्पैनल्ड हैं और 62 लाख लोगों का इलाज हुआ है। आयुष्मान भारत का निकल के आया बहुत बड़ा स्कैम है, फर्जी इलाज किए जा रहे हैं। जिस रेट के ऊपर ये हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, हॉस्पिटल उस रेट पे इलाज करने को तैयार नहीं है। फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, फर्जी पेशेंट्स दिखाए जा रहे हैं, इलाज लोगों का नहीं हो रहा। अगर इलाज होता तो उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए नहीं आते। हमारा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है इस पे यूपी दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, उसमें 80% मरीज उत्तर प्रदेश के हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सबका इलाज करेंगे, दिल्ली दिल वालों की है। जो पूरे देश से आएगा उसका इलाज हम करेंगे। लेकिन अगर आयुष्मान भारत सक्सेसफुल होता तो इन लोगों को बेचारों को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं इलाज करा लेते। दिल्ली में तो आप पानी बिजली घर भी मुफ्त देते हैं, तो आएंगे ही दिल्ली में। तो नहीं, इलाज कराने की मैं बात करता हूँ। देखिए, मेरा कहना क्या है कि अगर आयुष्मान भारत से लोगों का इलाज होता है उससे हो जाए, मैं तो कह रहा हूं, इलाज होता है उससे हो जाए, लोगों का इलाज होना चाहिए। लोगों का इलाज होना चाहिए। हमने यही इनको प्रपोजल भेजा था कि दोनों लागू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, या तो ये होगी या ये होगी। तो अब हमारी स्कीम जो है वो सबके ऊपर, सबके लागू है। कोई उसमें इनकम लिमिट नहीं है, कोई उसमें ट्रीटमेंट की लिमिट नहीं है। 2 करोड़ लोगों के ऊपर जो स्कीम लागू है उसको छोड़ के मैं 1 लाख लोगों पे स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करूं? लेकिन ये भी तो देखिए कि एक साल में करीब 9,000 करोड़ रुपए लोगों को इलाज के लिए मिले। मैंने बताया कि वो बहुत बड़ा स्कैम है रजत जी, और ये काफी छप चुका है अखबारों के अंदर
कि फर्जी मरीज आ रहे हैं, फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, ये तो इलाज सब नहीं हो रहा। कंप्यूटराइज्ड डेटा देखा हमने तो। नहीं, सारा जो स्कैम है वो कंप्यूटर पे ही होता है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की जो स्कीम है, तो बड़े बड़े जो रोग हैं, कैंसर है, हार्ट है, इसका तो इलाज वहां नहीं हो सकता। नहीं, तो हमारे 35 दिल्ली सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जीबी पंथ हमारा है, उसमें हार्ट का भी होता है, उसमें नर्वस सिस्टम का भी उन्हीं के लिए तो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसमें ना सीटी स्कैन होता है, ना सब कुछ। कुछ आप नहीं चलिए होता। मेरे साथ, बहुत अच्छा इलाज होता है वहाँ पे। जनता में से जो लोग पूछना चाहते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल के आप दे रहे हैं, फ्रीबीज, हाँ, फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं। अब उसको पूरे 500 के देने पड़ते हैं। आप समझो, जो 200 वाले हैं वो 200 वाले पहले कभी देते ही नहीं थे। 200 वाले जो आपने फ्री किए हैं वो 200 वाले कभी पहले दिया ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके यहाँ पर, क्योंकि आज जो दिल्ली की हालत है, 5 साल पहले जितनी झुग्गियां थी आज झुग्गियां और बढ़ गई हैं। सर जो रोडे जिस हालात में पहले थी उसी हालात में 5 साल से उसी हालात में रह गई। जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या रिलीफ मिल रहा है इस सरकार से, जो आपकी 5 साल बेमिसाल सरकार गई है? बस मेरा उनका मूल सवाल ये कि टैक्स हम देते हैं, फायदा आप किसी और को देते हैं, तो टैक्स पेयर के लिए क्या फायदा? पहली चीज, 200 यूनिट सबके लिए फ्री है। अगर आप ग्रेटर कैलाश में रहते हो और अगर आपकी खपत 200 यूनिट से कम है, और ऐसे मेरे पास कई सारे केसेस हैं जहाँ पे मियाँ बीवी रहते हैं, बुजुर्ग हैं, और उनकी 200 यूनिट से कम आ रही है, लेकिन ग्रेटर कैलाश में बड़ी कोठी में रह रहे हैं, उनकी भी फ्री है, सबकी फ्री है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी फ्री है। 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर सारा लगेगा। तो इसके पीछे एक थोड़ा सी सोच ये भी थी कि लोग बिजली कम इस्तेमाल करें, पावर कम इस्तेमाल करें। आपकी 250 आ रही है तो थोड़ी कोशिश करके आप 200 के नीचे ले आते हो ताकि पावर की सेविंग हो सके, पहली चीज़। लेकिन जो एक ओवरऑल क्वेश्चन फ्रीबीज का है कि फ्री क्यों दे रहे हो, फ्री क्यों दे रहे हो, ये भी उनका मूल सवाल ये है कि इनकम टैक्स ये देते हैं और फ्री उनको मिलता है जो टैक्स नहीं देते। नहीं, एक तो ये भी गलत धारणा है कि कोई टैक्स नहीं देता। इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी सारे देते हैं। जब एक गरीब आदमी बाजार से माचिस खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, रोटी खरीदता है, सब्जी खरीदता है, और जीएसटी देता है, जीएसटी सब चीजों के ऊपर लगता है। तो टैक्स तो सब लोग, वो इनकम टैक्स की बात कह रहे हैं। वो इनकम टैक्स तो 1%, आप तो एक्सपर्ट है इनकम टैक्स, क्या 1% लोग देते हैं इनकम टैक्स। पहली चीज, जीएसटी ज्यादा बढ़ा है, इनकम टैक्स तो। लेकिन एक जो लार्जर क्वेश्चन फ्रीबी का उठाया जाता है, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास पैसे कहां से आए ये सारी चीजें फ्री करने के? हमने एक ही चीज करी, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने से जो पैसा बचने लगा, वो पैसा काफी बचने लगा हम लोगों का। देखिए, अगर तो मैं फ्री चीजें अगर देता और आपका टैक्स बढ़ा देता तो आप कहते केजरीवाल बदमाशी कर रहा है, एक जेब से ले रहा है दूसरी से निकाल दे रहा है। हमने 12% वैट होता था उसको 5% कर दिया सब चीजों के ऊपर पहले साल में, तो आपका टैक्स भी कम कर दिया। हम लोगों ने बजट घाटे में नहीं रखा। दिल्ली सरकार, सीएजी की अभी 1 महीना पहले रिपोर्ट आई है, पूरे देश में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सारी राज्य सरकारें घाटे में चल रही है, केंद्र सरकार घाटे में चल रही है। सीएजी ने यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार केवल पिछले 5 साल से फायदे में चल रही है, उसके पहले घाटे में चलती थी। तो हमने सरकार को भी फायदे में रखा, हमने कहीं से लोन नहीं लिया। तो मैंने जो पैसा बचाया भ्रष्टाचार रोक के, उस पैसे को फिजूल खर्ची रोक के, उस पैसे को मैं जनता के ऊपर उनको सुविधाएं दे रहा हूं। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अपने लिए एक प्राइवेट हवाई जहाज खरीदा है 190 करोड़ रुपए का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, उस 190 करोड़ रुपए से इनकी बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। नहीं, आप अगर हवाई जहाज खरीद लेते तो उसे क्या बवाना जाते? आपके ऊपर दिल्ली में तो हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करता, मैं कितना ट्रैफिक में फंस के आया हूं। मैं अपने घर से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ता, आपकी छत के ऊपर उतरता। ना तो आपके घर में हेलीकॉप्टर की जगह, ना मेरी छत पे। लेकिन उनका मूल सवाल एक था, उसका हिस्सा यह है कि जो इनकम टैक्स देता है उसके लिए क्या किया आपने? सबके लिए किया। इनके इलाके में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं,
फरिश्ते स्कीम आपने सुना है? फरिश्ते स्कीम में क्या है? फरिश्ते स्कीम में अगर दिल्ली के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली अभी लोग हिचकिचाया करते थे उसको अस्पताल ले जाने में। उनको लगता था अस्पताल ले गए तो अस्पताल हमारे सर पे बिल आएगा, अस्पताल वाले कहेंगे पहले एडवांस जमा कराओ। अब हमने कह दिया कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। हमने 3000 लोगों की जान बचाई है। तो दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों को 5 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों की, उसमें इनको भी फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। अच्छा, इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। उसका कारण यह है, देश के अंदर अब लोग लोकसभा को और विधानसभा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे उड़ीसा का ले लीजिए, उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो 2 मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। उड़ीसा में उन्होंने, जब कॉर्पोरेशन का हुआ उसमें भी साफ हो गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव के और दूसरे कारण थे। अब ये क्या बात है? पर जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। तो इस बार आपको उम्मीद है कि जनता आपको फिर से जिता देगी? जनता मालिक है जो। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो निर्भया के आरोपियों को फांसी होनी थी वो टल गई है और उसके माँ बाप 4 घंटा बैठकर वेट करते रहे और फिर उन्हें पता चला कि फांसी नहीं हो रही है, वो फूट फूट कर रो रहे थे। तो बहुत ही शर्म की बात है। उनका कहना है कि इसके पीछे जो है दिल्ली सरकार का हाथ है, फांसी को टालने के पीछे। नहीं, तो पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दिल्ली कहना है? सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग अपना लीगल प्रोसेस है, उनके वकील ने उस लीगल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया। पहले एक बच्चे ने, एक युवा ने, जो भी वो गिल्टी है, उसने मर्सी पिटीशन डाली, उसकी रिजेक्ट हो गई, फांसी की डेट मिली, फिर दूसरे ने डाल दी, फिर उसकी रिजेक्ट हो गई, फिर तीसरे ने डाल दी, चारों ने एक साथ नहीं डाली। तो वो उस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार भी सोच रही है, कोर्ट भी सोच रहा है और हम भी सोच रहे हैं, और इस पे लागू किया जाने वाला है कि इन सारे रूल्स को बदला जाए, ताकि एक बार जब ये साबित हो जाए कि ये गिल्टी है और इसने रेप किया था और इसको फांसी होनी है, तो उस प्रोसेस को वो गलत इस्तेमाल ना कर पाए अपनी फांसी को डिले करने के लिए। ये केवल उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि इतना जघन्य अपराध जो हुआ था 16 दिसंबर को, वो आज तक 7 साल हो गए, अभी तक उन लोगों को फांसी नहीं मिली है। अब मैं भी चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फांसी मिले। लेकिन उनके पिता का जो जिक्र ये कर रही थी, उनके पिता ने कहा फांसी कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जिम्मेदार केजरीवाल है और कोई नहीं। ये गलत बोल रहे हैं वो, मतलब ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए। इसमें मेरा क्या रोल है बताइए? दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। उनको जो बताया गया, उन्होंने कहा कि 4 घंटे जो लोग कोर्ट में बैठे थे, राहुल मेहरा ने, जो कि दिल्ली सरकार के वकील हैं, आकर उल्टा मुजरिमों का पक्ष लिया था। नहीं, उन्होंने कोई मुजरिमों का पक्ष नहीं लिया। उनसे कानून पूछा गया, उन्होंने कानून को कोर्ट के सामने रखा था। राहुल मेहरा का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर में नहीं है। हमारे पास केवल केंद्र सरकार से फाइलें आती है, हम जेल में भेज देते हैं, जेल की फाइलें आती हैं, हम केंद्र सरकार में भेज देते हैं। हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, और उसमें 24 घंटे से कम टाइम लगता है हमारा फाइल। हम केवल, दिल्ली सरकार का काम केवल पोस्ट ऑफिस का है और किसी कुछ नहीं है। तो क्या किया जा सकता है ऐसे? इसमें रूल्स बदलने पड़ेंगे। इस पूरे एपिसोड से सीख के, ये बहुत सीरियस मामला है, सीख के हम लोगों को रूल्स बदलने पड़ेंगे ताकि भविष्य के अंदर इस किस्म से कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल ना कर सके।